हेलो। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सवाल की। सवाल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का है और ये सवाल जो है वो कई बार डिस्कस किया जा चुका है और पूछा जा चुका है आईआईटी के एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम में भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल करवाने जा रहा हूँ जो आप लोगों को समझना है। ठीक है जी, तो सवाल जो है हमारे पास वो ये है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपसे पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है और चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं आगे समझाने से पहले, इस सवालों को समझाने से पहले मैं आपको एक बताता हूं कि यहाँ से करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा। तो मैं एक बार आपको करेक्ट ऑर्डर बता देता हूँ। करेक्ट ऑर्डर जो है वो है सी, तो आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगा कि हमारे पास सी ऑप्शन ही करेक्ट क्यों है और बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट क्यों है। तो मैं 1 बाय 1 सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ए, जिसको कह रखा है मैंने, ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है कि हीलियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, H2 से, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीजन हम यहाँ पे समझेंगे। आपके पास जो H2 गैस होती है वो एक डाया एटॉमिक गैस है। कैसी गैस है? डाया एटॉमिक। डाया एटॉमिक को आप क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको आप द्विपरमाणु गैस। द्विपरमाणु गैस, ठीक है। जबकि यहां पर हमारे पास जो हीलियम है वो कैसी गैस है? वो है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है ये है कि आपके पास ये एक परमाणु गैस है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं एक परमाणु गैस। इससे क्या फर्क पड़ता है? डाया एटॉमिक गैस होने के कारण जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके अंदर आपके पास पाया जाता है वान डेर वाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स पाया जाता है? वान डेर वाल्स फोर्स पाया जाता है। तो वान डेर वाल्स फोर्स, जिसको हिंदी में आप क्या लिखते हैं? वान डेर वाल्स आकर्षण। वान डेर वाल्स आकर्षण। तो वान डेर वाल्स आकर्षण होने के कारण इसके जो 2 अणु हैं, वान डेर वाल्स आकर्षण के कारण हाइड्रोजन के जो 2 अणु हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक फोर्स से। तो फोर्स से कंबाइन होने से क्या फर्क पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास H2 के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन होने की वजह से आपको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में? हीलियम की तुलना में। ठीक है, क्योंकि हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है और हीलियम जो है वो जितनी भी आपके पास नोबेल गैसेज होती हैं जो वर्ग 18 में आती हैं वो सारी की सारी कैसी गैसें होती हैं? मोनोएटॉमिक। तो पहला रीजन तो ये हुआ। ए ऑप्शन में जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि H2 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हीलियम से ज्यादा होता है और रीजन मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास जो H3BO3 जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है किसकी तुलना में? ट्राई मेथॉक्सी बोरेन की तुलना में। ठीक है, 3 मेथॉक्सी समूह लगे किसके ऊपर? बोरोन के ऊपर। इसकी तुलना में H3BO3 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये भी बात गलत है। मैं बताता हूं क्यों गलत है। क्योंकि आपके पास जो H3BO3 है, H3BO3 के अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऐसा होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। किसकी तुलना में ज्यादा होता है? BOMe3 की तुलना में ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पे OMe3 जो ग्रुप प्रेजेंट है वो एक बल्की ग्रुप है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए H3BO3 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ट्राई मेथॉक्सी बोरेन की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि H3BO3 में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सी की अगर हम बात करें, हमारे पास सी ऑप्शन जो है उसमें आपको दे रखा है कि NF3 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसकी तुलना में? NMe3 की तुलना में। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि NF3 जो है इसमें आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगे हैं जिनका साइज छोटा है, या ये कहें इसका NF3 का जो है वो मोलिकुलर मास कम है। मोलिकुलर मास जो है वो कम है किसका? NF3 का। जबकि अगर हम बात करें NMe3 की, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं? नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। NMe3 का मोलिकुलर मास कैसा है? ज्यादा है। किसकी तुलना में ज्यादा है? NF3 की तुलना में। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेटर द मोलिकुलर मास ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। जितना मोलिकुलर मास ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो NF3 का मोलिकुलर मास कम होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसकी तुलना में? NMe3 की तुलना में। ठीक है, चौथी बात, तो ये ऑर्डर हमारा क्या बन गया? सही बन गया। यही बात कह रहे हैं हम यहाँ के NMe3 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है और सवाल भी यही कह रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। NF3 का कम होता है। चौथी बात जो है वो डी ऑप्शन जो है वो उसमें कह रहा है, जिसको मैं यहाँ पे लेता हूं
डी ऑप्शन में कह रहा आपको कि CCl4 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे, SiCl4 से। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि CCl4 जो है उसमें कार्बन Cl बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर होता है। कार्बन Cl बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर होता है किसकी तुलना में, सिलिकॉन Cl बॉन्ड की तुलना में। समझना ध्यान से, क्या कह रहा है कि कार्बन Cl बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर होता है किसकी तुलना में, सिलिकॉन Cl बॉन्ड की तुलना में या सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड की तुलना में। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, ठीक है, या ये कहें जितना ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत बना रखा है इसने, ये कह रहा है कि SiCl4 ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, जितना ज्यादा बॉन्ड में आयनिक करैक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में, SiCl4 की तुलना में, क्योंकि कार्बन Cl बॉन्ड ज्यादा पोलर है किसकी तुलना में, सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड की तुलना में। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि SiCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मैंने चारों बातें जो है, चारों ऑप्शन जो है वो डिस्कस कर दिए हैं और IIT में कई बार आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है तो वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे जो आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है जो आपको नजर आ रहे होंगे, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो C ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। पहले मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, आप वीडियो को रोक कर आप बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सवाल है। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में कि 1 by 1 की C ऑप्शन ही जो है वो क्यों इनकरेक्ट है। तो A से शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन A है उसमें कह रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो होती है जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका, HCF4 का। HCF4 का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो असमानुपातन अभिक्रिया होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। होती है या नहीं होती वो चेक करते हैं हम। तो हमारे पास 6 मोल होते हैं HCF4 के। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं 12 मोल हम लेते हैं H2O के, तो हमारे पास 4 मोल तो बनेंगे Hc के और 2 मोल होंगे HCO3 के और 24 मोल हमारे को मिलेंगे HF के और 3 मोल होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के। यहाँ पे एक तो ऑक्साइड बना है जीनोन का, एक यहाँ पे जीनोन मिला आपको और एक 24 मोल बने आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के। अब असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है। असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब है आपके पास एक ही रिएक्शन में कोई सिंगल एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जीनोन जो है वो हमारे पास +4 में था, उस पे 4 फ्लोरीन लगे, इसलिए जीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। यहां से जीनोन ने जब रिएक्शन की, जब हाइड्रोलाइसिस हुआ इसका, तो 4 मोल जीनोन के बने। यहां पर जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। अगला जो आपके पास ऑक्साइड बना है जीनोन का, उसके अंदर जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस है। यहाँ पे +4 थी, +4 से 0 में भी गया जीनोन, +6 में भी गया। तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है कोई एलिमेंट तो उसको हम कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई इनकरेक्ट नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि जब आप PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास टोटोमर्स बनते हैं POS3 के। PO3 जो है वो H3PO3 होता है, अगर आप इसको लिखेंगे ओपन करके, और जिसको आप कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसके टोटोमर्स बनते हैं। टोटोमर्स का मतलब है कि आपके पास जो संरचना बनेगी उसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं PCl3 का 3 मोल जल लेते हैं तो आपके पास H3PO3 बनता है। इसको आप ओपन करके ऐसे लिखेंगे H3PO3, 3 मोल HCl भी बनते हैं। तो H3PO3 की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H3PO3 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। 2 OH होते हैं फोस्फोरस के ऊपर, सेंट्रल एटम फोस्फोरस है, एक हाइड्रोजन रहता है और डबल बॉन्ड से कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन। फोस्फोरस के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, 5 बॉन्ड बनाता है फोस्फोरस, ठीक है। यहां से क्या होगा कि जब डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है, फ्री हाइड्रोजन जो फोस्फोरस पे लगा है, वो किस पे चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये भी क्या बन जाएगा, OH, सिंगल बॉन्ड रहेगा और OH बनेगा। तो इसके फोस्फोरस के ऊपर कितने OH लग गए, 3 OH। इसी को हम कहते हैं चलाव्यता। जो डबल साइडेड एरो आपको दिख रहा है या हाफ हेडेड एरो जो दिख रहा है, उसको हम कहते हैं चलाव्यता का साइन। तीसरा ऑप्शन जो है इसका मतलब ये भी सही है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 HOCl इज नॉट फॉर्म, कि जब आप NCl3 के नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो HOCl बनता है। HOCl होता है हमारे पास हाइपोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसको जनरल भाषा में हाइपोहेलस अम्ल भी कहते हैं, जो हेलोजन से बने होते हैं।
तो हमारे पास जब हम NCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं 3 मोल हम यहाँ पे H2O के लेते हैं, तो 1 मोल तो किसका बनता है, अमोनिया का, और 3 मोल किसके बनते हैं, 1 मोल बनता है अमोनिया का, और 1 ही मोल किसका बनेगा, HOCl का। सॉरी, यहाँ पे 3 मोल बनेंगे, 3 मोल जो है वो किसके बनेंगे, HOCl के। अब रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 मोल बनते हैं HOCl के, इसका मतलब HOCl तो बन रहा है, जबकि ये क्या कह रहा है कि नहीं बनता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि HOCl बन रहा है रिएक्शन में, हमें ये कहा जा रहा है कि नहीं बनता है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। लास्ट जो ऑप्शन है वो कहे हमारे पास CH4 इज इनर्ट टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस एट नॉर्मल कंडीशन। ये कह रहा है कि CH4 जो होता है वो इनर्ट होता है, मेथेन जिसको हम कहते हैं वो अक्रिय होता है, उसका नॉर्मल कंडीशन में आप हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि CH4 जो है उसके पास D कक्षक एब्सेंट होते हैं, D कक्षकों की अनुपस्थिति होती है, इसलिए आप नॉर्मल कंडीशन में CH4 का हाइड्रोलिसिस नहीं करवा सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट बात है, बात करेक्ट है, ऑप्शन जो है वो C क्या हमारा है, इनकरेक्ट है। तो ये कहानी जो है वो इस सवाल की थी, और से रिलेटेड, कक्षकों से रिलेटेड, कि कौन से कक्षकों की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हमारे पास 4 फोटो दी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करके जो है वो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनने वाला है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है इसमें आप देख पा रहे हैं ऑर्बिटल्स जो है वो साइड से ओवरलैप कर रहे हैं। इस वाली लोब ने इसके साइड से टच किया हुआ है, इस वाली लोब ने इसको साइड से टच किया हुआ है। तो जब भी ऑर्बिटल्स की लोब जो होती है, पालियां जो होती हैं, वो साइड से टच करती हैं, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड की। तो पहले डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, पाई बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है, पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑर्बिटल कहां से टच कर रहे हैं, दूसरे को साइड से टच कर रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरे ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि एक पाली है, लोब है, ठीक है, किसी भी पी कक्षक की हो सकती है, उसको एस कक्षक जो है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास जो कक्षक है वो कौन सा यहाँ पर एस है, एस कक्षक उसको नोड में से टच कर रहा है। यहाँ पे जो केंद्र होता है इस पाली का, दोनों पाली जिनका केंद्र होता है वो हम कहते हैं नोड, और नोड में जब भी कोई कक्षक टच करता है तो वहां पे किसी भी प्रकार की बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि नोड जो होता है हमारा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है, इसलिए यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग होती है तो कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो थर्ड ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि इस वाली लोब ने साइड वाली, ये जो लोब है इन दोनों को साइड से टच किया हुआ है। तो साइड से जब भी टच करती हैं लोब एक दूसरे को, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर भी। तो 2 ऑप्शन जो है वो, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास सी जो है वो भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। चौथा जो है आपके पास डी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ आपके पास डबल डंबल शेप्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, डबल डंबल शेप्ड ऑर्बिटल है, दूसरा ये पेयर है डबल डंबल शेप्ड। इस वाले ऑर्बिटल के ठीक ऊपर दूसरे ऑर्बिटल आ रहे हैं। डॉटेड लाइन ये बता रही है कि पहली जो 4 लोब है वो तो नीचे है, दूसरी 4 लोब बिल्कुल उनकी एज इट इज ऊपर आ रही है, साइड से टच नहीं कर रही, ऊपर से आ रही है। अगर ऐसी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की होती है कि 100% कवर कर दे ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल्स को, तो वहां पे डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑप्शन ए है और हमारे पास जो ऑप्शन सी है, इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। बी में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, और डी के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड। तो ये हमारा सवाल था। थैंक यू।